Good morning to all. We had already discussed chapter first civics on equality. For the purpose of revision, we will take a short review of this chapter in today's lecture, which will also help you in the examination that is scheduled soon in the month of June. बेटा हम चैप्टर का शॉर्ट रिव्यू लेंगे। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक स्टोरी है, कांता की स्टोरी, इसको आप रीड कर लेना। चैप्टर जब मैंने पहले डिस्कस किया था उसमें मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर कर रखा है आपको। अभी मेन चीज़ें मैं इसमें रिवाइज करवा रहे हैं बस। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा इक्वल राइट्स टू वोट, इसमें हम मेन चीज़ को देखेंगे कि लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whatever they are, rich or poor, are allowed to vote। जैसे इंडिया है, इंडिया जैसी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें सभी जो अडल्ट हैं, अडल्ट मतलब जो 18 ईयर्स के हो जाते हैं उनको अडल्ट्स कहा जाता है। तो जितने भी जो अडल्ट्स हैं इंडिया में रहने वाले लोग, वो चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे उनका एजुकेशन स्टेटस कुछ भी हो, चाहे कास्ट स्टेटस उनका कुछ भी हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सभी को एक वोट देने का राइट होता है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपने क्लास 6 में पहले रीड कर लिया होगा, और नहीं भी किया तो ये इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी इंडिया में रहने वाला अडल्ट, चाहे वो रिलीजन बेस उसका कुछ भी हो, एजुकेशन स्टेटस उसका कुछ भी हो, कास्ट स्टेटस उसका कुछ भी हो, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सभी लोगों को एक वोट देने का राइट होता है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेटस that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote। तो द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है ये इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इंडिया का हर जो स्टेट है और उसमें रहने वाला एवरी जो अडल्ट है वो चाहे वेल्थ में चाहे कितनी, क्योंकि उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं इंडिया में, वेल्दी पीपल भी रहते हैं, पुअर पीपल भी रहते हैं, सभी लोगों को मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को एक ही वोट देने का राइट होता है, चाहे उनका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उनका क्रीड कुछ भी हो, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे वो सेक्स मीन्स मेल हो चाहे वो फीमेल हो एक्सेट्रा, सभी को अलाउ टू वोट, एक वोट देने का राइट होगा। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, दूसरी तरह की कौन कौन सी इक्वालिटीज़ हैं, तो इसमें कुछ जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक टर्म दे रखी है दलित। तो दलित इज अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित जो है एक ऐसी टर्म है जिसको लोअर कास्ट के जो लोग हैं अपने आप को एड्रेस करने के लिए यूज करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का मतलब होता है ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एनी कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। इसमें जो लोअर कास्ट के लोग जो थे ये दलित वर्ड जो यूज करते थे, लोअर कास्ट के लोग दलित वर्ड यूज करते थे, वो कंटिन्यू यूज करते रहे, क्योंकि उनके साथ आज भी भेदभाव, आज भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता रहा है। इसी डिस्क्रिमिनेशन बेस पे ही यहाँ पे दो स्टोरीज दी हैं। एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की दी है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक फेमस दलित राइटर थे, उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था जूठन। जूठन जो थी उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उनकी एक आत्मकथा, उन्होंने अपनी ही एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था जूठन। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी जूठन, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं
I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit away behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes the playground was very large than my small physique could handle in cleaning it. My back began to ache. My face was covered with dust. Dust had gone. ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जूठन। उसमें उन्होंने अपनी सारी आप बीती लिखी है जो उनके साथ जो बातें हुई थी। वो कहते हैं कि कई बार मुझे क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था और जब क्लास में हम बैठते थे फ्लोर पे तो कई बार जो मैट बिछाते थे वो मैट ख़त्म हो जाती थी, मुझे नीचे ही फर्श पे बैठना पड़ता था। कभी कभी मुझे सबसे लास्ट में बैठना पड़ता था डोर के पास। और कई बार वो कहते हैं कि बिना ही किसी रीज़न के टीचर उसको पीट देते थे। जब वो क्लास 4th में था तो वो बताते हैं कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसको स्वीप करने के लिए कहा, उसकी सफाई करने के लिए कहा। तो उन्होंने लिखा है कि प्लेग्राउंड जो था इतना बड़ा था कि उनका फिजिक जो साइज़ था, शरीर का जो साइज़ था वो बहुत ही छोटा था उस प्लेग्राउंड के सामने, लेकिन फिर भी वो उन्होंने साफ़ किया था। और साफ़ करते करते वो बताते हैं कि मेरी जो एक कमर जो थी उसमें दर्द होने लग गया था। एक का मतलब होता है दर्द होना। जो मेरी कमर थी उसमें दर्द होने लग गया था। मेरा फेस पूरा डस्ट से कवर हो गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ। उनके मुंह में मतलब मेरे मुंह में पूरी धूल घुस गई थी। एंड अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। मेरी क्लास के सारे बच्चे पढ़ते थे और मैं सफाई करता था। हेडमास्टर वो सिटिंग इन हिज रूम। हेडमास्टर अपने रूम से ही मुझे देखते रहते थे। एंड वॉचिंग मी, वो मुझे अपने रूम में ही बैठ के देखते रहते थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे पानी पीने की भी परमिशन नहीं थी, पानी पीना भी मुझे अलाउ नहीं था। आई स्वेप द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज़ सो दिस स्पेक्ट्स। कहते हैं कि मेरा सारे स्कूल के बच्चे और टीचर्स सारे अपने रूम से विंडो से झाँक झाँक के मुझे देखते रहते थे और वो मेरा मजाक बनाते रहते थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस ओनली कम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे 2 दिन लगातार उस ग्राउंड को साफ़ करते रहे थे और जब ये साफ़ करने का काम तभी ख़त्म हुआ जब उनके फादर ने उधर से जाते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख लिया। He comforted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hands, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after school." उनके फादर ने कहा कि उसका हाथ पकड़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि का और उसको ले जाते हुए कहा कि आप टीचर्स हैं इसलिए मैं स्कूल से जा रहा हूँ और ये बच्चा यहीं पढ़ेगा और इसके बाद आने वाले जो बच्चे हैं वो भी यहीं पढ़ेंगे। और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने साथ घर ले गए। इस तरह की एक सेकंड स्टोरी भी इसमें दी है। ये चैप्टर मैं बेटा पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, दूसरी स्टोरी को भी आप रीड कर लेना। ये अंसारी की स्टोरी है जिसका रिलीजन कुछ और था होने की वजह से उसको रेंट पे मकान नहीं मिल पाता है और जो रेंट पे मकान दिलवाता है उसको धर्म चेंज करने के लिए जो अंसारी और उनकी जो वाइफ थी उनको उनका रिलीजन चेंज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये बात उनको पसंद नहीं आती है इसलिए वो उसको अपना धर्म चेंज अपना रिलीजन चेंज नहीं करते हैं।
इस टाइप की एक स्टोरी है ये, इसको आप रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट द एवरी इंडिविजुअल इन अ कंट्री इंक्लूडिंग मेल और फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट्स, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। इसमें कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रिकॉग्नाइज किया है कि एवरी पर्सन इक्वल है, जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं सभी के सभी इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, हर जो आदमी है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ऑल कास्ट, चाहे उसकी कोई भी कास्ट है, कोई भी उनके धर्म है, कोई भी किसी भी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनकी कुछ भी है, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, सब में इक्वल है, सभी में बराबर है। Law exists to poor people from the discrimination and ill-treated. Now there is several that work to see that the people are treated with dignity and as the equals. चाहे लॉ के अकॉर्डिंग जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया जाता था, इल ट्रीटमेंट किया जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था, तो उस टाइम लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉज नहीं बने थे। लेकिन आज हमारी कंट्री में लोगों को इक्वल रखने के लिए, उनके सम्मान की प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं, और कुछ प्रोविजंस जो हैं वो हमारी बुक में भी दिए हैं। फर्स्ट जो प्रोविज़न है उसमें कहता है, फर्स्ट दैट द एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। पहले में कहता है कि हर आदमी, एवरी पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है। व्हाट दिस मीन्स is that the every person from the president of the country to Kanta democratic worker has to obey the same law। कहता है कि इसका मतलब है कि हर जो पर्सन है, एवरी जो पर्सन है, चाहे वो प्रेसिडेंट से लगा के, और कांता एक डोमेस्टिक वर्कर थी पहली स्टोरी में, तो उस कांता से लगा के प्रेसिडेंट तक, प्रेसिडेंट जो है सबसे बड़ी पोस्ट के होते हैं जिनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो प्रेसिडेंट से लगा के और कांता जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी वहाँ तक सभी लोग बराबर हैं कानून के अकॉर्डिंग, सभी को उन्हीं सेम कानूनों को फॉलो करना होता है। सेकंड में कहता है, सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल। सेकंड पॉइंट में कहता है कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, अपने रिलीजन बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, और प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन के लिए वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, उन लोगों के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग द प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। हर पर्सन ऑल पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड है, चाहे होटल हैं, चाहे शॉप्स हैं, चाहे मार्केट्स हैं, चाहे कुछ भी है इनमें से, वो कहीं भी पब्लिक जो प्लेसेज होते हैं उनमें आ जा सकते हैं। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। Every person, पब्लिक जो चीज़ें होती हैं, पब्लिकली चीज़ें होती हैं, जैसे वेल्स हैं, रोड्स हैं, बाथिंग घाट्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। फोर्थ में कहता है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड। जो अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश कर दिया गया है, अबोलिश मतलब ख़त्म कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। अनटचेबिलिटी होता है जो ऊंचे और नीचे का जो
गरीब लोग और अमीर लोगों में जो भेदभाव होता था, जो अनटचेबिलिटी होती थी, जो अस्पृश्यता का जो भाव होता था, जैसे दलित लोग थे वो अमीर लोगों के या फिर जो नॉर्मल लोग थे उनके घरों में नहीं जा सकते थे, उस टैप का पानी नहीं पीते थे वो, तो ऐसी जो अनटचेबिलिटी थी उसको अबोलिश कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। The two ways in which the government has tried to implement the equality, that is the guarantee in the constitution, is the first through laws and second through the government programs or the schemes to help disadvantaged group communities। गवर्नमेंट जो है उसने इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो वेजेस देखे हैं। तो दो वेजेस कौन से हैं? फर्स्ट वेज में कहता है थ्रू लॉज, कानूनों के थ्रू लोगों में इक्वलिटी का जो व्यवहार है वो लाया जाता है। और सेकंड में कहता है थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके थ्रू भी लोगों में इक्वलिटी की भावना को लाया जाता है। टू हेल्प द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, जो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज़ होती हैं, जो जिनके पास कोई भी सुविधा, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनको कहा जाता है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ये कम्युनिटीज़, समुदाय। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। इंडिया का हर आदमी राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली, सभी के पास सभी के साथ इक्वलिटी का व्यवहार किया जाता है। इन एडिशनल टू लॉज द गवर्नमेंट हैज़ ऑल सेट अप द several schemes to implement the lives of the communities and individuals who have been treated the unequally for the several centuries. These schemes are to ensure the greater opportunity for the people who have not had this in the past. जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी स्कीम्स को इम्प्रूव किया है ताकि जो कम्युनिटीज़ हैं, जो डिसएडवांटेजेस जो ग्रुप हैं, उनको भी कुछ फैसिलिटीज़ मिल सकें और उनके साथ इनइक्वलिटी की भावनाएं ना रहें, असमानताएं की भावनाएं उनमें ना रहें। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी दूसरी स्कीम्स को भी लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया है। और वो जो स्कीम्स हैं उनसे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो उनको पहले नहीं मिल पाई, तो गवर्नमेंट उनको अभी ये अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिले ऐसे उनको अवसर देती है। कुछ स्कीम्स इसमें दी हैं, जैसे वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स दी हैं जैसे कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील जो स्कीम है वो होता है दोपहर का भोजन स्कूल में जो दिया जाता है उसको कहते हैं मिड डे मील। तो ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लोगों को दी है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री schools to provide children with cooked lunch। जो मिड डे मील स्कीम है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स मीन्स जो प्राइमरी, जो प्राथमिक जो स्कूल्स होते हैं, उनको फ्री में ही लंच प्रोवाइड करने के लिए ये मिड डे मील स्कीम लॉन्च की है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। और तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट है इंडिया में जिसने ये स्कीम सबसे पहले स्टार्ट की है। And in 2001, the Supreme Court asked all the state governments to begin these programs in their schools within 6 months। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स गवर्नमेंट्स जो हैं उनको भी ये प्रोग्राम 6 मंथ्स के अंदर ही शुरू करने के लिए कहा है। दिस प्रोग्राम्स हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। और ये प्रोग्राम्स जो है मिड डे मील स्कीम, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होंगे। दीज इंक्लूड्स द फैक्ट दैट द मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन द enroll एंड द रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। ये जो मिड डे मील स्कीम है इससे जो पुअर चिल्ड्रन हैं, पुअर जो बच्चे हैं,
एक तो वो रेगुलरली स्कूल आने लग गए हैं, दूसरा इनरोलिंग भी उनका बहुत ज़्यादा होने लगा है, मतलब एडमिशन भी स्कूल में बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। टीचर्स रिपोर्टेड दैट द अर्लियर चिल्ड्रन would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school. टीचर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीचर्स ने कहा है कि जब बच्चे स्कूल से लंच करने घर जाते थे तो वो वापस लौटकर स्कूल में नहीं आते थे, लेकिन जब से मिड डे मील शुरू हुआ है, स्कूल ने जब से प्रोवाइड किया है मिड डे मील को, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड, उनकी जो अटेंडेंस है वो इम्प्रूव होने लगी है। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्रेट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे, और जिन मदर्स को काम छोड़कर अपने बच्चों को भोजन देने आना पड़ता था वो भी अब उनको नहीं आना पड़ेगा। नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो, अब उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस प्रोग्राम्स हैज़ ऑल्सो हैड द रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइज बिकॉज बोथ द लोअर एंड द अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस द मील टुगेदर। जो मिड डे मील स्कीम है उससे जो कास्ट प्रेजुडाइज है उसको भी कम किया गया है। कास्ट प्रेजुडाइज मतलब जो छोटे और बड़े का जो भेदभाव होता था तो उसको भी रिड्यूस किया गया है, क्योंकि उसमें अपर कास्ट के चिल्ड्रन और जो लोअर कास्ट के जो चिल्ड्रन थे वो सारे एक ही साथ बैठ के भोजन करते हैं। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। जो दलित वुमेन थी उनको भी काम पर रखा गया है कई प्लेसेस पे। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हैंगर टू पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसनट्रेट बिकॉज देयर स्टोमक आर एम्प्टी। जो मिड डे मील प्रोग्राम शुरू हुआ है उससे कई जो हैंगर बच्चे हैं, कई जो गरीब जो भूखे बच्चे हैं उनको भी, उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिली है, क्योंकि जब उनका स्टमक खाली होता था, जब उनका पेट खाली होता था, जब वो भूखे होते थे तो वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, और जब से उनको मिड डे मील मिलना शुरू हुआ है तो वो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इसका मेन जो रीजन था वो था कि एटीट्यूड बहुत ही स्लोली चेंज हुआ है अगेंस्ट द लॉ। लेकिन जिन पर्सन्स को पता है लॉ के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो लॉज के अगेंस्ट है, दे कंटिन्यू टू treat the people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women। जो लोग रिलीजन बेस पे, डिसेबिलिटी बेस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे और जो वुमेन है इस बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो भी लॉज के अगेंस्ट हैं। एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड with dignity and present attitude can be changed. Establishing the equality in the democratic society is continuous struggle for one in which the individual as well as the various communities in India contribute to, and you will read more about। ये कहता है कि जिन लोगों को पता है, जो लोग इन चीज़ों के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इन चीज़ों मतलब रिलीजियन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, वुमेन बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो लोग के एक तो अगेंस्ट है। हर जो पर्सन है वो डिजर्व करता है कि हमें भी डिग्निटी, हमें भी अपना सम्मान मिले। और इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक जो सोसाइटीज़ हैं उनमें स्टार्टिंग से ही बहुत सालों पहले ही अपने सम्मान के लिए लोग बहुत स्ट्रगल करते आ रहे हैं। बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी स्ट्रगल करती आ रही हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ issues of equality in the other democracies। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देयर इज़ इनइक्वलिटीज़, फिर भी इसमें कहता है कि बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं। इनइक्वलिटीज़ मीन्स असमानताएं इसमें पाई जाती हैं। वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी continues to exist, the truth is that many democratic countries around the world, क्योंकि जो वर्ल्ड में बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होने के बाद भी उनमें
इक्वलिटी जो है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि लोग जो हैं अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनमें इक्वलिटी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अफ्रीकन अमेरिकन्स हु एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रोट ओवर फ्रॉम द अफ्रीका। अफ्रीकन अमेरिकन ये उन लोगों को कहा गया था जो अफ्रीका के थे और जो अमेरिका में ले जाए गए थे मीन्स जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता था, आदमियों का जब व्यापार किया जाता था, तो वो अफ्रीका से अमेरिका में लेके जाए गए थे, क्योंकि वो अफ्रीकन थे लेकिन अमेरिका में ले गए थे उनको, इसलिए उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा गया था। उनके जो पूर्वज थे उनके साथ आज भी अफ्रीका में, तब भी उस टाइम पे भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था उनके साथ, और आज भी उनके साथ इनइक्वलिटीज़ दी जाती हैं उनको, मतलब समानताएं नहीं दी जाती हैं। लगातार वो उसके लिए स्ट्रगल करते रहे हैं। और इक्वल राइट्स फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन्स प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट डिनाइड इक्वलिटी थ्रू द लॉज। और जो यूनाइटेड स्टेट जो गवर्नमेंट थी, जो अमेरिका है, उसने भी उन लॉज को अकॉर्डिंग उनको मना कर दिया था कि इनको हम अपने बराबर दर्जा नहीं देंगे। हैड टू सीट ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट वेन एवर वाइट पर्सनस विस्ड टू सीट। ये उनके एक बता रखा है कि जब अफ्रीकन अमेरिकन अगर कोई आदमी सीट पे बैठा होता था बस में, तो और अगर कोई जो अमेरिकन आदमी बस में चढ़ जाता था तो उसको खाली सीट करनी होती थी, उसको अपनी सीट छोड़ देनी होती थी उनके लिए। ऐसी एक स्टोरी उसके ऊपर दे रखी है रोजा पार्क की, कि रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। They from a long day at work, she refused to give up a seat on the bus to the white man. On 1st December 1950s, her refusal that they started a huge agitation against the unequal ways in which the African American ways. इसमें रोज़ा पार्क की एक स्टोरी बता रखी है कि रोज़ा पार्क जो थी वो भी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, और एक दिन वो बहुत ही थकने के बाद अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में जब वो बस की सीट पे बैठी थी, तो 1 दिसंबर 1950s की बात है ये, उन्होंने सीट छोड़ने से मना कर दिया था। तो मना करने के बाद एक बहुत बड़ा एलिगेशन हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, क्योंकि उनके साथ इनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता था, उनके साथ असमानता की जाती थी। तो अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ ये असमानता की जाती थी, जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ था। और उस एलिगेशन को, उस अनट्रीटेड जो व्यवहार किया जाता था, उसी को ही एक सिविल राइट मूवमेंट नाम दिया गया था, क्योंकि उनके साथ असमानता की जाती थी, इसलिए उन्होंने एक आंदोलन किया जिसको सिविल राइट मूवमेंट का नाम दिया गया था। और ये सिविल राइट मूवमेंट एक्ट ऑफ 1964 ये शुरू हुआ था, ये 1964 को दिया गया था, और प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और द नेशन ओरिजिन। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बेस ऑफ रेस के बेस पे, रिलीजन बेस पे और नेशन बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उसको हटा दिया गया था। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है हटा देना, उसको हटा दिया गया था। इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट द ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड द सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। और इस एलिगेशन के बाद, इस मूवमेंट के बाद जो अफ्रीकन अमेरिकन जो बच्चे थे उनको सेपरेट स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो उन्हीं स्कूल्स में पढ़ सकते थे जिसमें अमेरिकन्स के बच्चे पढ़ते थे। डिस्पाइट हिज द मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पोरेस्ट इन द कंट्री। आज भी अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे जो उस कंट्री में रहते थे वो आज भी गरीब, उतने ज़्यादा अमीर नहीं है, आज भी वो गरीब ही हैं। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फेवर फैसिलिटीज़ एंड द पुअर क्वालिफाइड टीचर्स एंड कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु ईदर गो टू द प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन द एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर द हाईली रेटेड एज द प्राइवेट स्कूल्स।
आज भी वो कहता है कि लेकिन अब वो उन स्कूल्स में जा सकते थे जिसमें अमेरिकन्स के बच्चे पढ़ते थे, और उसके बाद उनको आज भी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, कम फैसिलिटीज़ होती थी उनके स्कूल में, कम क्वालिफाइड टीचर्स होते थे कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, जो वाइट स्टूडेंट्स जो होते थे उनके कंपेयर में। जो प्राइवेट स्कूल्स में अमेरिकन्स के जो बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, या फिर वो वहीं रहते थे जहाँ पे प्राइवेट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टेटस था वो प्राइवेट स्कूल्स के बराबर हो, वहीं पे वो रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कहा गया है कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग द कम्प्लीटली डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक कंट्री में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग जेंडर के लोग रहते हैं, इसलिए उसको कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जब भी इक्वलिटी की बात की जाती है तो लोग जो हैं वो नए नए इश्यूज़ को उठा देते हैं। ऑल पर्सन्स एंड इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू द मेंटेन्ड। हर आदमी, हर एक जो पर्सन है वो अपनी इक्वलिटी और अपनी जो डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करता है। वेरियस एस्पेक्ट्स टू आवर डेली लाइफ इन द डेमोक्रेसी एज वेल एज रीड द चैप्टर इक्वल ऑफ द ऑल पर्सन्स एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड। और अपने आत्मसम्मान के लिए लोग, अपने आत्मसम्मान को ऊंचा बनाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, these are your the first online test and assessment of your need to study hard as it is the new way of evaluating you. Eat good, sleep good and study good. Thank you.